नमस्कार। मैं लीला मैम हिंदी प्रेम विद्या मंदिर हाई स्कूल से कक्षा 7 हिंदी पाठ 6 सोना का पार्ट 2 समझाऊंगी। पार्ट 1 में हम सोना महादेवी वर्मा सोना को अपने घर पे लाती है, उसका पालन पोषण करती है और सोना उसके प्रति यानी सोना एक हिरनी के बच्चे का नाम है। वो महादेवी वर्मा से किस प्रकार स्नेह परिवर्तित करती है और उसके ऊपर अपना आभार व्यक्त करती है। महादेवी वर्मा उसको अपने परिवार के सदस्य की तरह मानती है। अब उसके परिवार में और भी बहुत से जानवर थे, उसमें कुत्ता स्वामी और सेवक का अंतर जानता है और स्नेह या क्रोध के प्रत्येक मुद्रा से परिचित। वह स्नेह से बुलाने पर गदगद होकर निकट आ जाता है। क्रोध करते ही सभी तो दयनीय बनकर रह जाता है, पर हिरण यह अंतर नहीं जानता, अतः उसका पालन करने वाले से डरना कठिन है। यदि उस पर किसी ने कुछ कहा जाए तो वह अपनी चकित आँखों में अधिक विस्मय भरकर पालने वाली दृष्टि मिलाकर खड़ा रहेगा, मानो पूछता हो क्या यह उचित है। वह केवल स्नेह पहचानता है, जिसकी स्मृति बताने के लिए उसकी विशेष चेष्टा है। महादेवी वर्मा के बिल्ली गोधूली, कुत्ते हेमंत और बसंत, कुतिया फ्लोरा सबसे पहले इस नए अतिथि को देखकर रुष्ट हुए, परंतु सोना ने थोड़े ही दिनों में सबसे सख्य स्थापित कर लिया, यानी सबके साथ दोस्ती कर ली। फिर तो वो घास पर लेट जाती और कुत्ते और बिल्ली उस पर उछलते कूदते रहते। कोई उसके कान खींचता, कोई पैर, और जब वे इस खेल में तन्मय हो जाते यानी मग्न हो जाते, तब वह अचानक चौकड़ी भरकर भागती और वे गिरते पड़ते उसके पीछे दौड़ लगाते। वर्ष भर का समय बीत जाने पर सोना हरिण शावक से हरिणी में परिवर्तित होने लगी। वो बड़ी होने लगी। उसके शरीर के पीताभ रोए ताम्रवर्णी झलक देने लगे। टांगे अधिक सुडौल और खुरों के कालेपन में चमक आ गई। ग्रीवा अधिक बंकिम और लचीली हो गई। पीठ में भरा वाला उतार चढ़ाव स्निग्धता दिखाई देने लगी, परंतु सबसे अधिक विशेषता तो उसकी आँखों और दृष्टि में मिलती थी। आँखों के चारों ओर खिंची कज्जल कोर में नीले गोलक और दृष्टि ऐसे लगती थी मानो नीलम के बल्ब में उजली विद्युत का स्फुरण हो। इसी बीच फ्लोरा ने बख्तिन की कुछ अंधेरी कोठरी के एकांत कोने में 4 बच्चों को जन्म दिया और वह खेल के संगियों को भूलकर अपनी नवीन सृष्टि के संरक्षण में व्यस्त हो गई, यानी अपनी बच्चों की देखरेख में व्यस्त रहने लगी। 1-2 दिन सोना अपनी सखी को खोजती रही, फिर उसको इतने लघु जीवों से घिरा देख उसकी स्वाभाविक चकित दृष्टि गंभीर विस्मय से भर गई, यानी उसको गंभीर आँखों से आश्चर्य से देखने लगी। एक दिन देखा फ्लोरा कहीं बाहर घूमने गई है और सोना भक्तिन की कोठरी में निश्चिंत लेटी है। पीले आंखें बंद रहने के कारण ची करते हुए सोना के उदर में दूध खोज रहे थे। तब से सोना के नित्य के कार्यक्रम में पीलों के बीच में लेट जाना भी सम्मिलित हो गया। आश्चर्य की बात यह थी कि फ्लोरा हेमंत, बसंत या गोधूली को तो अपने बच्चों के पास फटकने भी नहीं देती थी, परंतु सोना के संरक्षण में उन्हें छोड़कर आश्वस्त भाव से इधर उधर घूमने लगी। यानी फ्लोरा ने कुत्ते अपने बच्चों को सोना के देखरेख में छोड़कर चली जाती थी, उनको उससे कोई डर नहीं था। संभवतः वह सोना की स्नेही और अहिंसक प्रकृति से परिचित हो गई थी, यानी वो जान गई थी कि सोना प्रेमी है, यानी बच्चों से प्रेम करती है और वो बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। पिल्लों के बड़े होने पर और उनकी आंखें खुल
जाने पर सोना ने उसे भी अपने पीछे घूमने वाली सेना में सम्मिलित कर लिया और मानो इस वृद्धि के उपलक्ष्य में आनंदोत्सव मनाने के लिए आधी देर तक मेरे सिर से 4-5 चौकड़ी भरती रही, यानी लेखिका के सिर के आसपास घूमती रहती थी। उसी वर्ष गर्मियों में लेखिका को बद्रीनाथ की यात्रा का कार्यक्रम बना। प्रायः वे अपने पालतू जीवों के कारण प्रवास में कम रहती थी। उनकी देख रेख के लिए सेवक रहने पर भी वे उन्हें छोड़कर शाश्वत नहीं हो पाती। भक्तिन, अनुरूप आदि तो साथ जाने वाले थे ही, पालतू जीवों से उन्होंने फ्लोरा को साथ ले जाने का निश्चय किया, क्योंकि वह उसके बिना नहीं रह सकती थी। सोना की सहज चेतना में उनकी यात्रा जैसी स्थिति का बोध था न प्रत्यावर्तन का। उसी से उसकी निराशा, जिज्ञासा और विस्मय का अनुमान उनके लिए सहज था। पैदल आने जाने के निश्चय के कारण बद्रीनाथ की यात्रा में ग्रीष्मावकाश समाप्त हो गया। जुलाई को लौटकर जब लेखिका बंगले के द्वार पर आ खड़ी हुई, तब बिछड़े हुए पालतू जीवों में कोलाहल होने लगा, यानी शोरगुल होने लगी। लेखिका के आने पर सारे शोर मचाने लग गए। गोधूली उनके कंधों पर आ बैठी। हेमंत, बसंत उनके चारों परिक्रमा करके हर्ष की ध्वनियों से उनका स्वागत करने लगे और उनकी दृष्टि, यानी लेखिका की महादेवी वर्मा की दृष्टि सोना को खोजने लगी। क्यों वह अपना उल्लास व्यक्त करने के लिए उनके पास सिर से ऊपर से छलांग नहीं लगाती। सोना कहाँ है पूछने पर माली आँखी पोंछने लगा और चपरासी, चौकीदार एक दूसरे का मुख देखने लगे। वे लोग आने के साथ ही उन्हें कोई दुखद समाचार नहीं देना चाहते थे, परंतु माली की भावुकता ने बिना बोले ही उसे कह दे डाला। ज्ञात हुआ कि छात्रावास के सन्नाटे और फ्लोरा के तथा लेखिका के अभाव के कारण सोना इतनी अस्थिर हो गई थी कि इधर उधर को खोजती सी वह प्राय कंपाउंड से बाहर निकल जाती। इतनी बड़ी हिरनी को पालने वाले तो कम थे, परंतु उसका खाद्य स्वाद प्राप्त करने के, यानी उनको खाने का स्वाद प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों का बाहुल्य था, यानी बहुत अधिक था। इसी आशंका से माली ने उसे मैदान में एक लंबी रस्सी से बांधना आरंभ कर दिया था। एक दिन न जाने किस स्तब्धता की स्थिति में बंधन की सीमा भूलकर वह बहुत ऊंचाई तक उछली और रस्सी के कारण मुख के बल धरती पर आ गिरी। वही उसकी अंतिम उछाल थी, यानी वो इतनी जोर से उछली कि वो गिरते ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। सब सुनहले रेशम की गठरी से शरीर को गंगा में प्रवाहित कराए और इस प्रकार किसी निर्जन वन में जन्मी और जन संकुलता में पली सोना की करुण कथा का अंत हुआ। यह सब सुनकर लेखिका ने निश्चय किया था कि अब हिरण नहीं पालेगी, पर संग से फिर हिरनी पालने का मौका मिला और वह हिरनी को पालने लगी। इस तरह लेखिका ने उस हिरनी को बच्चे की अच्छी देख रेख की थी, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में ही उसकी मृत्यु हो गई। थैंक यू।